सवाल यह कि जब देश में संक्रमण की सुनामी आ चुकी हो, ऐसे में क्या जान से बढ़कर चुनाव है? देश की जनता हमारी सरकार से, सिस्टम से पूछ रहे कि कोरोना काल में बाजार बंद हो सकते हैं, चुनाव क्यों नहीं? परीक्षाएं टाली जा सकती हैं, चुनाव क्यों नहीं? छात्राओं की या छात्रों की परीक्षा टल सकती है, नेताओं की क्यों नहीं? देश हित में आज सबसे पहले इसी मुद्दे पर बात करेंगे जो देश हित में इस वक्त जुड़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले आज की 5 बड़ी खबरें एक बार आपको जल्दी से दिखा देते हैं ताकि आप अपडेट हो जाए। आज दिन भर क्या हुआ है देखिए। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो गया। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू अब शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। ये एक बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का नया समय नोट कर लीजिए। मतलब अब जो है लग गया है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। अब रात 10 बजे की बजाय रात 8 बजे से ही, मतलब लग चुका है कर्फ्यू, क्योंकि अब तो 8 बज चुके हैं। 8 बजे से ही नाइट कर्फ्यू लगेगा। नाइट कर्फ्यू लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद समेत उन 10 जिलों में लगा है जो कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तीसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं की परीक्षा 20 मई तक के लिए टाल दी गई है। वहीं हरियाणा में 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर, डॉक्टर्स की नीट पीजी की परीक्षा भी टाली गई है। यह फैसला भी थोड़ी देर पहले आया। एक और बड़ी खबर, बुरी खबर, नया रिकॉर्ड बना दिया भारत ने संक्रमण का। 2 लाख से ज्यादा केस दर्ज हुए 24 घंटे में। पहली बार अमेरिका के बाद दूसरा मुल्क दुनिया में जिसके एक दिन में 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा। उधर बंगाल में चुनाव के बीच कांग्रेस उम्मीदवार की कोरोना से मौत हो गई है। चुनाव आयोग ने कल कोरोना पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये 5 बड़ी खबरें आपके लिए जानना जरूरी था। लेकिन आज भी आप जानते हैं, कोलकाता की सड़कों पर रोड शो करने वाली ममता बनर्जी ने कहा है कि बंगाल में बाकी चुनाव एक चरण में हो। जनता तो सवाल उठा रही है कि अभी के हालात में चुनाव हो ही क्यों? ममता बंदोपाध्याय जिंदाबाद, ममता बंदोपाध्याय जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। ராகுல் காந்தி அருமை தலைவர் ராகுல் காந்தி, நம் நெஞ்சமெல்லாம் நிறைந்த தலைவர் ராகுல் காந்தி। ममता बनर्जी। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2 लाख से ज्यादा नए मामले आए। ऐसे में क्या ये रोड शो जरूरी था? संक्रमण की सुनामी के बीच सीबीएसई के 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं टाली गई, तो क्या चुनाव नहीं टाले जा सकते थे? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में संक्रमण के मामले बहुत ज्यादा बढ़े हैं। पश्चिम बंगाल में 31 मार्च से 14 अप्रैल के बीच कोरोना संक्रमण के मामले 420% बढ़ गए हैं। इस दौरान चुनावी राज्य असम में 493%, पुदुचेरी में 214%, तमिलनाडु में 159% और केरल में 104% वृद्धि हुई। हम तुम्हारे साथ हैं, ममता बनर्जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पश्चिम बंगाल में अभी 4 चरण के चुनाव ही हुए हैं और 4 चरण के चुनाव होने बाकी हैं। बंगाल में हर दिन संक्रमण के 40,000 से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। ऐसे में लोग तो पूछेंगे ही कि कोलकाता की सड़कों पर इस तरह का रोड शो करना चाहिए? क्या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ानी चाहिए? बंगाल में 1 लाख 1 करोड़ पब्लिक लेके रोज मीटिंग कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी, ममता बनर्जी जी कर रही हैं। क्या वहाँ पे कोरोना नहीं है? इस युवक का सवाल भारत की आम जनता का सवाल है और सवाल सिर्फ किसी एक नेता या एक पार्टी से नहीं, सवाल हर नेता और हर पार्टी से है। बंगाल के चुनाव में अब तक कोई ऐसी रैली नहीं हुई जहां कोरोना नियमों का 100% पालन हो रहा हो। जब नेताजी खुद नियमों को नहीं मानते तो भला जनता कहां मानने वाली है?
बंगाल में अगले चरण के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव की शुरुआत हो गई। ये तस्वीरें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृहनगर गोरखपुर की हैं। मतदाताओं में कई ऐसे हैं जो बिना मास्क के हैं, कई ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्क तो पहना है लेकिन गले में। अब लखनऊ की तस्वीर देखिए, यहाँ जिन अधिकारियों पर पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी है वो खुद मास्क उतार कर बैठे हैं। ये हाल तब है जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर चुके हैं। योगी खुद कोरोना पॉजिटिव है लेकिन बढ़ते संक्रमण के खिलाफ सक्रिय है। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच संक्रमण के मामले 1700% बढ़ गए, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं टला। न किसी पार्टी ने चुनाव टालने की अपील की। जब चुनाव के दौरान कोरोना नियमों का लगातार उल्लंघन हो रहा है, संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या कुछ समय के लिए चुनाव को नहीं टाला जा सकता? रैलियां नहीं रोकी जा सकती? रोड शो नहीं रोके जा सकते? चुनाव आयोग ये निर्णय नहीं ले सकता? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको क्या लगता है ये जो रैलियां हो रही हैं, आप देखते होंगे इतनी भीड़, ठीक है क्या? आप फौरन कहेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि आप देश के हालात को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, रोज खबरें सुन रहे हैं, कैसे कोविड के प्रसार के आगे सरकारें सरेंडर वाली मुद्रा में इस वक्त आ चुकी हैं। सिस्टम जवाब देता नजर आ रहा है। मौतों का भयानक सिलसिला शुरू हो चुका है। किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि कोरोना इतनी जाने ले रहा है, इतनी तेजी से फैल रहा है। तो आपको एक खबर बताता हूं। वैसे तो पूरे भारत में अभी इसका डेटा आना बाकी है, लेकिन महाराष्ट्र में जो शुरुआती आंकड़े जमा किए गए हैं वो डरावने हैं। कोरोना का एक नया वायरस मिला है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोरोना का एक नया वायरस मिला है। वो नया वेरिएंट अब 2 म्यूटेंट्स की घातक क्षमता से लैस है। कोविड का वायरस एक ही है, लेकिन उसमें 2 ऐसे म्यूटेंट्स पाए जा रहे हैं जो वायरस के चिपकने और फैलने की क्षमता में खतरनाक बढ़ोतरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोविड के इस नए स्ट्रेन का पता लगा है। इस वेरिएंट का नाम है B.1.617। इसका नाम रखा गया है B.1.617। कोरोना का ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट कैसा और कितना खतरनाक है, ये आज देश हित में आपको समझना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में श्मशान घाटों पर चिताएं दिन रात धधक रही हैं। जाहिर है देश में सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में हो रही हैं। कोरोना का कहर ऐसा है कि सरकार ने घुटने टेक दिए। लॉकडाउन की नौबत आ गई क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा। सावधानियां वही हैं जो पूरे देश में हैं, प्रोटोकॉल वही हैं जो पूरे देश में चल रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना इतना बेकाबू क्यों है? इसका जवाब पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के एक खुलासे से मिल सकता है। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से महाराष्ट्र में कुछ नमूने लिए गए। वहां पर जनवरी से मार्च के बीच में महाराष्ट्र के 18 से 20 जिलों से 350 से ऊपर सैंपल्स लिए गए, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की गई और उसके बाद बड़ा खुलासा हुआ कि अब भारत में एक नया वेरिएंट तैयार हो चुका है। इस वेरिएंट में डबल म्यूटेशन के स्पाइक प्रोटीन्स पाए गए हैं और वैज्ञानिक इसको B.1.617 नाम दे रहे हैं। कोविड के इस स्ट्रेन में सबसे खतरनाक बात यह है कि B.1.617 नाम के वेरिएंट में डबल म्यूटेशन मौजूद है। E484Q और L452R नाम के ये 2 म्यूटेशन एक ही वायरस में मिले हैं। इनके कारण B.1.617 नाम के वेरिएंट वाला वायरस ज्यादा संक्रामक हो गया है, क्योंकि ये 2 म्यूटेशंस वायरस के स्पाइक प्रोटीन्स में हुआ है और वायरस का स्पाइक प्रोटीन्स ही वो हिस्सा होता है जिससे वायरस चिपकता और फैलता है। E484Q और L452R नाम के इन दोनों म्यूटेंट्स की वजह से ही नए वेरिएंट के वायरस ह्यूमन सेल रिसेप्टर में तेजी से चिपक रहे हैं और शरीर में तेजी से संक्रमण भी फैला रहे हैं। B.1.617 वेरिएंट, जिसको हम डबल म्यूटेंट बोल रहे हैं, इसे अगर आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है एक ही वायरस में 2 अलग स्पाइक प्रोटीन मार्कर्स का होना, जो इसे आसानी से और तेजी से फैलने में मदद कर रहा है। मतलब अगर आप किसी पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में बहुत कम समय के लिए भी हैं, फिर भी आपके इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज्यादा हैं।
शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि महाराष्ट्र में कोरोना का जो ये नया B.1.617 नाम का वेरिएंट मिला है, उसमें मिले E484Q का म्यूटेशन E484K की तरह का ही है जो यूके वेरिएंट के वायरस B.1.1.7 और साउथ अफ्रीका के B.1.351 वेरिएंट में पाया जा चुका है। और दूसरा वाला L452R म्यूटेशन जो है वो कैलिफोर्निया में बहुत तेजी से फैलने वाले B.1.427 और B.1.429 वेरिएंट में देखा गया था। मतलब कैलिफोर्निया में मिले खतरनाक म्यूटेंट और यूके वेरिएंट का खतरनाक म्यूटेंट, ये दोनों भारत में मिले एक वेरिएंट में एक साथ। अब ये कितने घातक होंगे आप समझ सकते हैं। इनकी जो है मॉर्टेलिटी उनसे थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं है, जो यूके वेरिएंट की भी है, जो पहले हमारा जिसको यूजुअली वुहान वेरिएंट कहते हैं, जो वहाँ से निकला था। जो ये नए वेरिएंट आ रहे हैं, इनमें सब में ही देखा गया है, जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, कि इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत तेज़ गति से ये फैल रहे हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं तय किया जा सका है कि देश में मौजूदा जो हालात हैं उनमें इस नए वेरिएंट वाले कोरोना वायरस का कितना हाथ है, क्योंकि डेटा सिर्फ महाराष्ट्र के 18 से 20 जिलों के हैं और कम संख्या में लिए गए हैं। लेकिन चिंता की बात यह जरूर है कि जनवरी से मार्च तक महाराष्ट्र में B.1.617 का ये डबल म्यूटेंट वायरस 15 से 20% सैंपल्स में पाया गया था। लेकिन ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 61% सैंपल्स में यही डबल म्यूटेंट वायरस मिल रहा है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे आंकड़े साफ तौर पे बताते हैं कि ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। यहाँ पर 2 गज की दूरी और वो आइसोलेशन जैसे तरीके भी नाकाम साबित हो रहे हैं। अभी ये पता करना भी बाकी है इसकी वो घातक क्षमता कितनी है, और इस चीज का भी अध्ययन चल रहा है कि वो वैक्सीन इस वेरिएंट पर कितना असर करती है। दिल्ली से वरुण भसीन, जी मीडिया। क्या समझा आपने इस खबर से? आपने ये समझा वायरस जो है वो अब रूप बदल रहा है, मायावी राक्षसों की तरह। जी हाँ, कभी एक रूप तो कभी दूसरा रूप, कहीं असली, कहीं नकली, कहीं आभासी। मतलब हर दिन हर घड़ी वायरस का एक नया चेहरा देखने को मिल रहा है, कभी तो दिखता ही नहीं है। ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स में जाते ही बदल रहा है, और अब तो 2-2 म्यूटेंट्स एक ही वायरस में मिल रहे हैं। तो क्या 3 म्यूटेंट्स नहीं मिल सकते क्या? भाई 4 भी मिल सकते हैं। हर दिन ये खतरा बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे संक्रमण फैलेगा हालात इतने भयानक होंगे कि सोचा भी नहीं जा सकता। इसलिए हर एक संक्रमण को वहीं तक रोकना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो सबके कंधे पर है। आपको एक चीज समझाते हैं, इसे ध्यान से गौर से देखिएगा। एक वायरस कितना घातक हो सकता है और एक इंसान कैसे इस जंग को जीतने में अपनी भूमिका निभा सकता है, इसे देखिए। कोविड वायरस की संरचना कुछ इस तरह की है। एक वायरस के अंदर ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक वायरस के अंदर हजारों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, समझिएगा इसको। इनमें सबका फॉर्मेशन अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कि आप बाइक लॉक होता है ना, कभी कभी बाइक लॉक। अब बाइक लॉक में 3 लेटर ऑप्शन है, तो आप इसमें कोई भी कॉम्बिनेशन बना देते हैं कि 3 लेटर्स ही तो हैं, लॉक करते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लेते हैं। देखिए बाइक लॉक है तो 3 लेटर्स हैं, अब इसमें आप कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। जरा सोचिए कि अगर ऐसा लॉक हो जिसमें 3-4 लेटर की जगह 30,000 लेटर्स हों, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते होंगे, कितने कॉम्बिनेशन। वायरस के अंदर ना ऐसा ही होता है, इतने कॉम्बिनेशन, इतने म्यूटेंट्स। लेकिन क्या होता है कि जब वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में फैलता है, संक्रमण के दौरान अक्सर नए वायरस में पुराने वायरस जैसी ही सीक्वेंसिंग होती है। समझिए बहुत ध्यान से, ये बड़ी जानकारी देश हित में। लेकिन कई बार 30,000 की सीक्वेंसिंग में थोड़ा चेंज हो जाता है। अक्सर तो वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग में इस बदलाव का असर वायरस की क्षमता और प्रभाव पर ज्यादा नहीं होता है, वो तो उतना ही स्ट्रांग रहेगा। लेकिन कई बार तो इस बदलाव की वजह से वायरस असरहीन भी हो जाता है, ये भी चांसेस होते हैं। लेकिन चांस ये भी रहता है कि इस बदलाव के साथ वायरस और ज्यादा प्रभावी और इम्यून सिस्टम से लड़ने में ज्यादा ताकतवर साबित होने लगता है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि अभी जो वैक्सीन बनी है ना, वो वायरस के ज्यादातर वेरिएंट्स पर कारगर है, असरदार है। अब ये काम चल रहा है कि आगे भी अगर वायरस के नए रूप आते हैं तो वैक्सीन उन पर भी प्रभावी होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जानते हैं आप क्या है? आपको क्या करना है, हमको क्या करना है, कैसे कोविड को रोकना है? वायरस जितनी बार फैलता है उतना रूप बदल सकता है। समझिए आप, जितनी बार फैलेगा उतना रूप बदलेगा, उतना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, उतने वेरिएंट्स मिल सकते हैं। जितना फैलेगा उतना ताकतवर, उतने वेरिएंट्स,
उतना रूप बदल सकता है और हमें पता भी नहीं होता कि इतने वेरिएंट्स में वायरस का कौन सा रूप कितना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इस वायरस के संक्रमण को रोकना बहुत बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी। जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में इतने वायरस फैल चुके हैं, अगर कोई संक्रमित शख्स उसे अपने तक ही अगर रोक ले, अपने आप को वो क्वारंटीन आइसोलेट कर ले और इस वायरस का आगे प्रसार नहीं हो पाए, तो बतौर नागरिक वो शख्स कोविड से लड़ाई में कम से कम अपनी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी निभा सकता है और इस चेन को तोड़ सकता है। आप समझ रहे हैं, ये चेन है, वो असली कोरोना वॉरियर साबित हो सकता है, क्योंकि ये पता नहीं है कि किस इंसान के शरीर से फैला संक्रमण कितने घातक वायरस का वेरिएंट तैयार कर रहा है। आप समझिए कि कोरोना के समूल विनाश में सबका साथ कैसे जरूरी है। वैक्सीन लेना, हाथ धोते रहना बार बार, इसको अपनी हैबिट में शामिल कर लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग भूल के भी नहीं भूलना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और मास्क लगाना, ये 4 काम सबसे ज़रूरी है। और सिर्फ भारत में नहीं करना है, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को कोरोना से इस लड़ाई में शामिल होना। और क्योंकि देखा जा रहा है कि दुनिया के किसी हिस्से में इसे ख़त्म किया जा रहा है, तो दूसरे हिस्से में नए वेरिएंट्स के ज़रिए ये फैलता जा रहा है और इसी तरह दुनिया के दूसरे हिस्से में फिर उस हिस्से तक भी पहुँच रहा है। मतलब पूरी दुनिया में एक साथ सबको मिलकर लड़ना होगा। जहाँ वायरस ख़त्म किया जा चुका था या ख़त्म किया जा रहा है, कहीं खत्म हो रहा है तो दूसरी जगह से आ रहा है। जैसे हमारा यूके वेरिएंट आ गया, हमने लड़ाई लगभग जीत ली थी, लेकिन यूके वेरिएंट आ गया, वहां नहीं कंट्रोल हुआ। तो पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर इसको हराना है और हर इंसान को ये जंग लड़नी है। इसलिए आप भी तभी तक सुरक्षित हैं जब सब कोई सुरक्षित है। वसुदैव कुटुंबकम, मतलब दुनिया एक है ना, एक परिवार है। अब इस परिवार में सबको मिलकर एक साथ लड़ना होगा। आप सभी तभी तक सुरक्षित जब तक सब कोई सुरक्षित है। अगर हमारे बीच का कोई भी इंसान संक्रमित है तो हम सबकी सुरक्षा को खतरा। इसलिए कहा जा रहा है कि ये लड़ाई किसी सरकार, राज्य, धर्म और जातीय क्षेत्र की नहीं, बल्कि पूरे दुनिया की है, पूरे विश्व की है। हम सबको एक साथ मिलकर इससे लड़ना है, डरना नहीं है, लड़ना है और हराना है। कोरोना हारेगा, दुनिया जीतेगी, हिंदुस्तान जीतेगा। नमस्कार, देशहित देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर के साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों को एक बड़ा आदेश दिया है। यूपी के अस्पतालों को कोरोना मरीजों को जरूर भर्ती करना होगा। मरीजों की भर्ती न करने वाले अस्पताल पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और उन पर मुकदमा दर्ज होगा। तो उत्तर प्रदेश में जो अस्पताल है उन्हें लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा आदेश दिया है। साफ किया है कि यूपी के अस्पतालों को कोरोना मरीजों को जरूर भर्ती करना होगा। मरीजों की भर्ती ना करने वाले अस्पताल पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज होगा। तो कोरोना को लेकर आप जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब सच है। कोरोना को लेकर देश के हर बड़े राज्य, हर छोटे बड़े शहर में हालात खराब होते जा रहे हैं। कहीं अस्पतालों में बेड्स की कमी है, कहीं आईसीयू और वेंटिलेटर कम पड़ गए। देश की राजधानी हो, राज्यों की राजधानी हो या फिर राजनांद गांव जैसा छोटा शहर, कोरोना के नए खतरे ने मेडिकल व्यवस्था को नई चुनौती में डाल दिया है। इलाज के साथ साथ मोक्ष पाने के लिए घंटों वेटिंग है। शमशान घाट, कब्रिस्तान, सभी जगहों पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी हुई है। कोरोना के अग्निपथ में देखिए दिल्ली के शवगृह से परेशान कर देने वाली ये रिपोर्ट। अभी यहाँ पे हालात जो आ रहा है सब जा रहा है, कोई बचेगा नहीं यहाँ पे। मर गया किसी का, कैजुअल्टी होगी तो इनके बाप का क्या जाएगा। अस्पताल की व्यवस्था पर ये मरीजों के परिवार वालों का बयान है। दिल्ली में हर 1 घंटे में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो रही है। तस्वीर मौलाना आजाद मोर्चरी की है, जहां शव लेने के लिए परिवार वालों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि अस्पताल में इलाज में लापरवाही बढ़ती जा रही है। डॉक्टर लोग थोड़ा सा देख लिया, हाँ क्या है, अच्छा ऑक्सीजन दे दो, ये कर दो, वो कर दो करके चुपचाप पेशेंट को, इवन किसी कोई टच करने को तैयार नहीं कि पेशेंट मर रहा है, जी रहा है, उसके लंग्स चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं किसी का। मरने वालों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि शमशान घाट पर भीड़ लगी हुई है। दिल्ली के निगम बोध घाट पर 10 से 14 अप्रैल के बीच कोरोना संक्रमितों के 150 शव दाह संस्कार के लिए आ चुके हैं। एक चिता की आग बुझती नहीं कि शवों से भरी एम्बुलेंस पहुंच जाती है। ऐसे में परिवार वाले अंतिम विदाई भी विधि संस्कार से नहीं कर पा रहे हैं।
एक परेशानी आ रही है हमारे पास कि LNJP की जो हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस आती है उसमें लगभग 5-6 बॉडी कम से कम आती हैं एक ही एम्बुलेंस में। तो एक एम्बुलेंस में तो अब जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन करने में 5 से 7 मिनट लगती हैं। तो यहाँ पर एक परिवार, जब 6 परिवार एक साथ आ जाते हैं तो भीड़ तो लगेगी। किसी अपने के चले जाने का दुख तो है ही, यहाँ अंतिम संस्कार के लिए पहुँचे लोगों का एक दुख उससे भी बड़ा है कि अगर इलाज ठीक से मिलता तो शायद जान बच जाती। मेरे सामने 2 बार ये ऑक्सीजन खत्म हो गया था। मैंने अंदर बोला भी कि देखो ऑक्सीजन खत्म हो गया, लगा लो, तो किसी ने नहीं लगाया ऑक्सीजन। कह रहे चालू है, वो चालू है। फिर मैंने दोबारा बुला के दिखाया तो ऑक्सीजन सिलेंडर ख़त्म था। फिर उन्होंने दोबारा लगा दिया। फिर उसके बाद थोड़ी सी उसमें गैस थी, वो भी ख़त्म। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सुबह लेके गए, शाम को मेरे पास फ़ोन आया आपकी मम्मी डैडी। सिर्फ शमशान घाट ही नहीं, दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में भी जगह कम पड़ने लगी है। 4 अप्रैल से अब तक 70 से ज्यादा शवों को दफनाया जा चुका है। अगर हालात यही रहे तो आने वाले हफ्ते में यहाँ शव दफनाने की जगह नहीं बचेगी। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शवों के अंतिम संस्कार के लिए जगह कम पड़ गई है। ये तस्वीर है दिल्ली के सीमापुरी शमशान घाट की, जहां आज दोपहर 12 बजे तक 26 शव आ चुके थे। हालात कितने खराब हो चुके हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक एम्बुलेंस में 4 से 5 शव एक साथ आ रहे हैं। जगह कम पड़ती जा रही है। सीमापुरी शमशान में कल रात कोरोना संक्रमित मरीजों के 27 शव पहुंचे। शवों के लिए जगह नहीं बची तो पार्किंग एरिया में ही अंतिम संस्कार करना पड़ा। तो हम आपको एक पार्किंग एरिया भी दिखा देते हैं जहां पर जो है कल बॉडीज जो इकट्ठी और भी ज़्यादा आ गई, जिसके बाद यहाँ पार्किंग जो ये के लिए जो जगह है जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी, यहाँ पे भी बॉडी का क्रीमेशन करना पड़ा। हालात इतने ख़राब हो गए हैं यहाँ पर कि अब ये देखिए ये पार्किंग एरिया है और अब आप ये देखिए इस जगह काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था और यहाँ पे जो है ये बॉडी देखिए यहाँ पे क्रीमेट की गई है। यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया कोरोना बॉडी को। 8 बॉडियाँ कल जो है यहाँ पर क्रीमेट की गई हैं। कल में यहाँ पर 8 बॉडियों का क्रीमेशन हुआ है। कितनी भयावह सिचुएशन है ये, और आप ये समझ सकते हैं कि जो शमशान घाट है वहाँ पर स्पेस नहीं है बिल्कुल। अब आपको महाराष्ट्र के उस्मानाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ कोरोना की वजह से शमशान घाट पर शवों के आने का तांता लगा हुआ है। अंतिम संस्कार के लिए लंबी वेटिंग लाइन है, इसलिए शवों को एक साथ जलाना पड़ रहा है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इन्हें देखें और स्थिति की गंभीरता को समझें। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे और शमशान में शवों के लिए जगह। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के शमशान की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। यहाँ एक साथ 19 चिताएं जल रही हैं। शमशान घाट छोटा पड़ गया तो जहाँ जगह मिली वहीं इन शवों का दाह संस्कार कर दिया गया। इन चिताओं के अलावा 8 शव वेटिंग में थे। ये मंजर डरावना है, लेकिन सच यही है कि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने के बाद देश के कई हिस्सों में शमशान घाट में जगह नहीं बची है। उस्मानाबाद में अब तक 457 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर, आईसीयू बेड के साथ साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन भी नहीं मिल पा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद महामारी से सबसे ज्यादा खराब हालात छत्तीसगढ़ के हैं। राज्य के राजनांद गांव में कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद उनके शवों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं है। शवों को कूड़ा गाड़ी में ले जाना पड़ रहा है। पूरे देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है।
पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में कोरोना के 14,250 नए मामले सामने आए और कोरोना संक्रमण की वजह से 120 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, जो काफी डराने वाला है। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं राजनांदगांव के कोविड सेंटर की, जहां कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज किया जा रहा है। इसी सेंटर पर 2 सगी बहनों का इलाज हो रहा था, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। जिसके बाद उनके शवों को नगर पंचायत की कचरा ढोने वाली गाड़ी में डालकर शमशान घाट पर लाया गया। शवों को कचरे की गाड़ी में ढोने का मामला तूल पकड़ता देख चिकित्सा विभाग के अधिकारी ने कहा कि शव ढोने वाले वाहनों की कमी होने के कारण ऐसा हुआ। सीएमओ नगर पंचायत और की व्यवस्था में उस तरह से गाड़ी का उपयोग उनके द्वारा किया जाना है, ताकि शवों का जो अभी पार्थिव शरीर है उनका अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवारजनों के पास या जहां पर मुक्तिधाम बनाया गया है वहां ले जाया जाए। कोरोना की वजह से हो रही मौतों के कारण आलम यह है कि लोग अपने परिजनों का अंतिम संस्कार भी विधि विधान से नहीं कर पा रहे हैं। पटना में शमशान घाट पर शवों के दाह संस्कार के लिए लाइन लगी हुई है और संवेदनहीनता की हद देखिए, इस मजबूरी का पूरा फायदा भी उठाया जा रहा है। कोरोना की वजह से लोगों की जान जा रही है। शमशान घाट में वेटिंग है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लोगों की इस मजबूरी को ही व्यापार बना लिया है। पटना के बांस घाट में अंतिम संस्कार के लिए मन मुताबिक पैसे वसूले जा रहे हैं। हमने टोटल दिए, लगता है कम से कम टोटल मिला करके लगता है 10-12 हजार रुपया अभी तक के लग गया। आपने विरोध नहीं किया कि 300 रुपया चार्ज है? आप जो कोई विरोध करके क्या कर लेंगे, फिर बॉडी पड़ा हुआ रह जाएगा, कोई काम नहीं होगा। ये सरकार के द्वारा, नगर निगम के द्वारा लगाया गया है। आईओ मैडम आई थी, वो लगा के गए हैं। आप बोले हैं कि इससे 1 रुपया किसी को ज्यादा नहीं लेना है। हम लोग सर सरकारी टेंडर होता है घाट का, वो हम लोग चला रहे हैं। शवदाह शुल्क के लिए नगर निगम ने बाकायदा बोर्ड भी लगाया है। लोगों को इतने पैसे यहाँ तब देने पड़ रहे हैं जब कोरोना संक्रमित मरीजों का अंतिम संस्कार यहाँ निःशुल्क किया जाता है। पटना में अभी सिर्फ बांस घाट का विद्युत शवदाह गृह काम कर रहा है। एक शव को जलाने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। ऐसे में सुबह होते ही बांस घाट शमशान में कोरोना संक्रमित शवों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। मौजूदा हालात में पहले से 7 गुना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज को जो बना रहे हैं ऑक्सीजन, वो इंडस्ट्रीज को ना देके अभी सिर्फ अस्पतालों को दें, तो उससे स्थिति सुधरने की उम्मीद है। तो उम्मीद है कि ऐसा हो जाए तो हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा और मरीज का जा बड़ी छटपटाहट है। जो मरीज भर्ती भी है ना, अब उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया तो उसको निकाल नहीं देंगे। अब मरते हुए छटपटाते हुए देखेंगे नहीं ना। पटना में कोरोना के कुछ ऐसे भी केस आए हैं जिनकी RT-PCR रिपोर्ट तो नेगेटिव आई, लेकिन क्लिनिकल टेस्ट में मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक अस्पताल के वार्ड बॉय ने लापरवाही की हद कर दी। उसने बुजुर्ग कोरोना मरीज का ऑक्सीजन हटाकर दूसरे मरीज को लगा दिया, जिससे बुजुर्ग की तड़प तड़प कर मौत हो गई। मध्य प्रदेश के मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया, उम्र हो जाती है तो मरना पड़ता है। सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें शायद आपको विचलित कर सकती हैं। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में एक शख्स मरीज के पास से कुछ सामान ले जाते हुए दिख रहा है।
ये तस्वीर है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड की, जहां अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही देखने को मिली। दरअसल बीती रात 10 बजे अस्पताल के एक स्टाफ ने एक मरीज का ऑक्सीजन पोर्टेबल यूनिट हटा दिया, जिसकी वजह से उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई और देखते ही देखते मरीज ने दम तोड़ दिया। और ऐसा करने वाले अस्पताल के स्टाफ की ये सारी तस्वीर वार्ड में लगे कैमरे में कैद हो गई। मेरे फादर सुरेंद्र तिवारी इसमें वार्ड में भर्ती थे। उनकी रात को लगभग 11 बजे ऑक्सीजन निकाल दी गई। ऑक्सीजन निकालने के बाद में उनको पूरी रात बिना ऑक्सीजन के वो तड़पते रहे। सुबह उनका मेरे पास कॉल आया 8-3 बजे कॉल आने के बाद में मैं फिर उनको मैंने आके मैंने ऑक्सीजन लगाई और वो ऑक्सीजन लगाने के बाद आधा घंटे तक तड़पते रहे। कोई डॉक्टर देखने नहीं आया और उन्हें दम तोड़ दिया। राज्य में कोरोना के चलते लगातार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी राज्य के मंत्री जरा भी संवेदनशील नहीं दिख रहे। सुनिए राज्य में होने वाली मौतों पर मंत्री जी का क्या कहना है। हुई है, कोई रोक नहीं सकता। अब मरने से क्या है कि उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.